नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान। हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में क्या व्यवस्था थी और इस समय के अन्य शासकों के बारे में और दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में। आइए जानने का प्रयास करते हैं। बात हो रही है दिल्ली के सुल्तानों की, तो यहाँ पर शुरुआत करनी होगी दिल्ली से, जिस पर शासन करने के लिए तब भी लड़ाई होती थी और आज भी राजनीतिक तौर पर वैचारिक लड़ाई होती है। दोस्तों, दिल्ली 12वीं शताब्दी से पहले एक साधारण सा शहर था, किंतु 12वीं शताब्दी के मध्य से दिल्ली के व्यापारिक राजनीतिक शक्ति बनने का सफर प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम तोमरों ने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। दिल्ली दिल्ली सल्तनत दिल्ली की जो सुल्तानों ने दिल्ली में दहली, एकूहना, सीरी और जहाँपना जैसे महत्वपूर्ण शहरों की स्थापना की। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में और भी अन्य शहर थे, जैसे कि दहली, एकूहना, सीरी और जहाँपनाह जैसे महत्वपूर्ण शहर थे। इसके साथ ही हम जानने का प्रयास करते हैं दिल्ली में अलग अलग शासकों का शासनकाल। इसे आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रख लें, क्योंकि न केवल यह कक्षा 7वीं में बल्कि यूपीएससी और एमपीएससी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में भी मायने रखता है। दोस्तों, दिल्ली में सबसे पहले राजपूतों का शासन रहा और इसमें था तोमर वंश। इसका समय था आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक। अनंगपाल नाम के इनके शासक रहे पहले, जिनका काल था 1130 ईस्वी से 1145 ईस्वी। इनके बाद चौहान वंश ने शासन संभाला और 1165 से 1192 ईस्वी तक इनका शासन रहा और इनका शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। 1175 से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, लेकिन 1192 में ये उनके हाथों हार गए और इस तरह से राजपूत या फिर हिंदू वंश का दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो गए और इसके बाद में प्रारंभिक तुर्की शासकों ने अपने यहाँ पर गद्दी संभाली। गुलाम या ममलुक नाम से इस वंश को जाना जाता है। 1206 से 1290 तक इनका शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की स्थापना की, जिसे गुलाम वंश या ममलुक वंश कहा जाता है। 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो इसका दामाद था, उसने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्ताना ने, जो कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका रही, इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया और इसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक इनका शासनकाल रहा। यहाँ पर उन्हीं शासकों के बारे में आपको दिखाया जा रहा है जो महत्वपूर्ण रहे और जिनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। हालांकि बीच में और कई सारे शासक आते गए, जैसे कि खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक इनका समय रहा। जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था, जिसने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। 1296 में इसकी हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और 1316 तक उसने शासन किया। इसके बाद आता है तुगलक वंश और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश था और सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था खिलजी वंश। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में की थी और यह 1444 तक चलता रहा। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद तुगलक, जिसे पागल शासक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, यह 1324 से 1351
तक शासन करता रहा। इसकी कई सारी गलत योजनाओं के कारण इसे इतिहास में पागल या संघी शासक भी कहा जाता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक यही था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 1351 से 1388 तक इसने शासन किया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद लोधी वंश और सैयद वंश भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिल्ली सल्तनत में प्रभाव रहा वह इन शासकों का ही रहा। दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी हमें कैसे मिलती है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत या फिर दिल्ली सल्तनत को जानने के स्रोत बताइए, तो वहाँ पर आप इस आंसर को लिख सकते हैं। अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख यानी कि एक वचन या फिर तवारीख जो बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तवारीख के लेखक नगरों, विशेषकर दिल्ली में रहते थे और गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे, इसीलिए इन्हें निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग ज़्यादा सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-शिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और अधिक सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिन्हाज-ए-शिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यानी कि रजिया सुल्तान केवल इसीलिए अपने शासन को पूरा नहीं कर पाई क्योंकि वह एक स्त्री थी। अगर पुरुष होती तो क्या वह दिल्ली सल्तनत की सबसे महानतम शासिका या फिर शासक न होती। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 तक शासन करती रही। उनके व्यवहार रजिया का व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, और एक महिला शासिका थी, कश्मीर की रानी दिद्दा। 980 से 1003 तक उनका शासन रहा। उनका नाम दीदी या फिर बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। अगर दोस्तों आप रानी रुद्रम्मा देवी के बारे में कम जानते हैं तो साउथ की एक मूवी है रानी रुद्रम्मा देवी करके, आपको हिंदी में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, यानी कि एक सामान्य से शहर से ये कैसे साम्राज्य बन गया। अब ये गैरिसन क्या होता है ये समझते हैं। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, यानी कि एक प्रकार से सैनिक छावनी था पहले, जहाँ दिल्ली एक महानगर, विशाल नगर के रूप में बन गया और कई साम्राज्यों की राजधानी के रूप में आगे फलता फूलता रहा। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो।
शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किलों से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। दोस्तों, मोहम्मद तुगलक को भले ही पागल शासक या फिर कमज़ोर शासक माना जाता हो, लेकिन उसके पास सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार था। उसके पास एक लंबा कार्यकाल था। इसके बाद हम देखते हैं सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक को, यानी कि जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं जो जंगल के सामानों को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, तथा चरवाहों को उनके पर्यावयास यानी उनके क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन किया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार का उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर नए रूप से बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते और साथ ही किसानों से कर वसूल करते, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? जब इस्लामी सभ्यता ने भारत पर आक्रमण किया और अपने आधिपत्य जमाए तो स्वाभाविक था कि उनका धर्म भी भारत की इस भूमि पर आना था। हालांकि इस आक्रमण से काफ़ी समय पहले, तकरीबन 627 ईसा पूर्व पहले ही दक्षिण भारत में मुस्लिम धर्म आ चुका था, लेकिन युद्ध के जरिए इस साम्राज्य ने एक अपने नए धार्मिक संस्थानों को भी हमारे सामने लाया। यह अरबी भाषा का शब्द मस्जिद आपको देखने को मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी कि घुटने और माथा टेक कर करते हों, जहां उनकी प्रार्थना कर सकें। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश, जिन्हें खुतबा कहते हैं, वह देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं खिलजी और तुगलक के जो प्रशासन थे। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के दो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली शासक रहे, इसीलिए इनकी शासन व्यवस्था को जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए, इसके नियंत्रण के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश,
सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। खिलजी तथा तुगलक शासक बेदगा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तान अपने नौकरों के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते थे जितने कि पुराने कर रहे थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीब खुमार नामक कलाल, जो शराब बनाने वाला और बेचने वाला व्यक्ति था, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बास नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्ति का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मिली रकम से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी वेतन देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और सामंतों से कर लगाने का अधिकार, राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में भी ले आया था। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की बेमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर वसूले जाते थे। पहला कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का लगभग 50% था। मवेशियों पर लगने वाला कर और घरों पर लगने वाला कर। इस प्रकार 3 प्रकार के कर उस समय हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें कहा जाता था खराज, खुम्स और खुरान। इन तीनों के नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए। खराज,
होम्स और खुरान, क्योंकि ये आपको कर व्यवस्था में लिखने के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी थी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और उनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का सबसे बेहतर शासक कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी जो व्यवस्था थी वह उच्च कोटि की थी। हालांकि यह एक तानाशाह शासक से अलावा कुछ नहीं था। दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 से 1300 और 1302 से 1303 ईस्वी के मध्य। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सीरी नामक शहर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और गैरिसन शहर एक प्रकार से किलेबंद शहर कहे जा सकते हैं। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरों का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। मोहम्मद तुगलक की कई योजनाएं असफल रही, लेकिन उसके बाद भी इसे एक बेहतर शासक कहा जा सकता है। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला किया मंगोलों ने। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांस ऑक्सियाना यानी वर्तमान उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से 2 सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सेना की विशाल संख्या की ज़रूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और शासक की यह कर व्यवस्था असफल सिद्ध हो गई। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के होते थे, जिसके कारण हर घर टकसाल बन गया और इस मुद्रा पर लोगों को भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्कों को बचाकर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल था। तब उसने तुगरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई।
और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। हम ये भूल जाते हैं कि मंगोलों को परास्त कर उन्हें खदेड़ने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या हुआ, ये जानना भी महत्वपूर्ण है। तुगलक वंश के बाद 1556 तक दिल्ली सल्तनत तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 के मध्य बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि वह मुगल सम्राट हुमायूं को 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक सत्ता से बेदखल करने में सफल रहा। उसने सूरवंश की स्थापना की और सूरवंश ने न केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें भी और चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 था, उसने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था को ही अपनाया था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस अध्याय को हमने पढ़ा, साथ ही हमने समझा कि दिल्ली सल्तनत की क्या शासन व्यवस्था थी। हमने महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जाना, साथ ही हमने ये महत्वपूर्ण तरीके से समझा कि किस तरह से हमने बलबन के बारे में, हमने मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद और आपके काम का रहा होगा। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। गुस्ताव फ्लावेर कहते हैं, मूर्खता को कभी हिलाया नहीं जा सकता, ये पत्थर की तरह सख्त और प्रतिरोधक होती है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपने आप को बुद्धिमान कहता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उसे सुधार करता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति यह कहता है कि वह कभी गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए जब आपकी गलती हो तो झुकिए, उसे सुधारिए। फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।